बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एंगुलर के वाले से देखेंगे कि एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब क्या है, इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्शन फार्मूले वगैरह। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में, कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा होता है, तो उसकी उसका जो एंगल बन रहा होता है ड्यूरिंग मोशन, जैसे कि अगर हम ये देखें, अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, पॉइंट पी है, ये पॉइंट P1 कह लें, तो ये फिर जब ट्रैवल करते करते यहाँ पॉइंट P2 पे पहुंच जाता है, तो सेंटर के साथ इसका जो एंगल यहाँ पे बन रहा होता है थीटा, इस एंगल को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, ये जब आप छोटा एंगल कंसीडर करते हैं, जैसे कि 5 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह का छोटा एंगल जब आप कंसीडर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब आप लार्ज एंगल की तरफ चले जाते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो फिर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और इस रीजन ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता फॉर लार्ज एंगल। यानी जब एंगल आपका लार्ज हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उस वक्त ये वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा 1। तो इसलिए लार्ज एंगल के लिए, क्योंकि ये वेक्टर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये होल्ड नहीं करता, लिहाजा लार्ज एंगल के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन स्मॉल एंगल के लिए, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एंगल जो है, उसके लिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन इसकी होती है अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जहाँ पे जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेशन ले रहे हैं, उस एक्सिस के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होती है। और इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, कि अगर आप एक स्क्रू को टाइट कर रहे होते हैं, तो स्क्रू जब आप स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर रहे होते हैं या ओपन कर रहे होते हैं, तो उसको स्क्रू को तो आप सर्कुलर पाथ में रोटेट करवा रहे होते हैं, लेकिन जो स्क्रू होता है, अगर तो आप ओपन करें तो स्क्रू जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, और अगर आप स्क्रू को टाइट कर रहे होते हैं तो स्क्रू जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। तो ये इसकी एग्जांपल है एंगुलर मोशन की। इसके अलावा इसका यूनिट है, इसका जो ऐसा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो रेडियन है। और इसके अलावा जो इसके बाकी यूनिट लिए जाते हैं, वो रेवोल्यूशन भी लिया जाता है और डिग्री भी लिया जाता है। एक रेवोल्यूशन जो है वो इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के, यानी एक कंप्लीट रोटेशन जब आप करवाते हैं ये, तो ये कंप्लीट रोटेशन में जो टोटल रेडियन होते हैं वो 2 पाई रेडियन होते हैं। और हमें ये भी पता है कि कंप्लीट रोटेशन में जो सर्कल के अंदर एंगल बन होता है वो 360 डिग्री बन होता है, लिहाजा 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से आप 1 रेडियन निकाल सकते हैं। 360 को डिवाइड कर दें 2 पाई से, और यहाँ पे पाई की वैल्यू आप पुट करें 3.14, और डिवाइड करने के बाद आपके पास जो 1 रेडियन इक्वल आ जाएगा वो 57.3 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली आप 1 डिग्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो 360 है इसको डिवाइड कर दें 2 पाई से, तो आपके पास जो एंगल आएगा वो 0.017 रेडियन आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो आर्क लेंथ होती है और एंगल जो है, इसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो आर्क लेंथ एस और एंगल थीटा, इन दोनों के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप बनता है। तो अगर हम ये सर्कल कंसिडर करें और हम ये देखें कि हमारा जो पार्टिकल है वो पॉइंट P1 से मूव करते करते पॉइंट P2 पे पहुंच गया है, और ये इनके दरमियान एंगल बना है थीटा, और ये आर्क लेंथ एस है, और ये इसका रेडियस आर है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप बनता है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा है। और ये उस वक्त वैलिड है जब आपका जो थीटा है आप मेजर करेंगे रेडियन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थीटा आपका रेडियन बनना चाहिए, उस वक्त ये एस इज इक्वल टू आर थीटा होल्ड करता है। एस और आर की जो डायमेंशन है वो सेम होती है, यानी अगर एस आपने सेंटीमीटर में लिया हुआ है तो आपका आर जो है वो भी सेंटीमीटर में होगा, थीटा जो है वो रेडियन में होगा। इसके अलावा एक और बात देखें, अगर आप पॉइंट P1 और P2 के दरमियान जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इस तरह कर्व्ड पाथ में है, तो लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट इसका ये आता है, ये डिस्प्लेसमेंट आता है। और डिस्प्लेसमेंट के हवाले से हम पहले देख चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होता है या फिर लेस होता है। अब इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है, जो एस है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन अगर आप ये आर्क लेंथ बहुत छोटी कर देते हैं, यानी इतनी सी कर देते हैं आप आर्क लेंथ, ये, तो आप इसका जब आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो तकरीबन यही आएगा। ठीक है, यानी जितना आर्क लेंथ बन रही है उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी बन रहा है। जिस तरह सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, तो उस वक्त भी हम क्या कहते हैं कि हमने पेंडुलम को एक छोटे एंगल के लिए डिस्प्लेस किया है। ये नहीं कहते कि हमने इतने बड़े एंगल पे उसको डिस्प्लेस किया है। ठीक है, उसकी भी रीजन ये होती है कि ये जो आर्क लेंथ बनती है एस, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये आपस में इक्वल नहीं रहते, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाता है, क्योंकि हमने जो साइन थीटा लेना होता है, साइन थीटा, उसमें फिर हमें डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, और अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो तो फिर आपका जो एरर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम स्मॉल लेते हैं एंगल थीटा, ताकि जो एस है, आर्क लेंथ, और जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपस में कॉन्साइड कर जाए, आपस में मिल जाए, और हमारे जो एरर है वो मिनिमम हो। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। इसका फार्मूला जिस तरह सिंपली आप लीनियर वेलोसिटी में देखते हैं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ पे चूंकि हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, तो लिहाजा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाई टाइम 2 माइनस टाइम T1। एंगुलर वेलोसिटी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप मतलब है शॉर्ट या छोटे लेवल पे स्मॉल आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। अदरवाइज आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी फिर स्केलर हो जाएगी। इसके अलावा इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरह रेडियन पर सेकंड, ये ऐसा यूनिट है, और दूसरे यूनिट जो है वो रेवोल्यूशन पर सेकंड और डिग्री पर सेकंड है। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर सॉरी एस इज इक्वल टू आर थीटा था, जिस तरह बिल्कुल इसी तरह हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इज इक्वल टू आर ओमेगा है। यानी आप इसको यूं देखें कि अगर एक कोई डिस्क है, ये डिस्क है, और ये अपने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है।
इसको आपने इसमें फिक्स किया और आपकी डिस्क इस तरह मूव कर रही है। तो अब ये डिस्क जो है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये ओमेगा वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। लेकिन जो पॉइंट है, जितने पॉइंट है इसके ऊपर, अगर हम दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारा पॉइंट P1 हम यहाँ पे ले लेते हैं और एक पॉइंट P हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट P2। पूरी डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सब की सेम है ओमेगा। लेकिन इसके ऊपर आप जितने पॉइंट लेंगे, हर पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी है या आप कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि पॉइंट P1 की जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो आएगी मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम आएगी? क्योंकि जो आर है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है पॉइंट P1 का, वो मैक्सिमम है। तो लिहाजा पॉइंट P1 की जो वेलोसिटी आएगी वो मैक्सिमम मैक्सिमम आएगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस आर है वो मैक्सिमम है। अब आते हैं हम पॉइंट P2 की बात करें, तो पॉइंट P2 जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल करीब है, और लिहाजा इसका जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये कम है एज कम्पेयर टू P1। तो लिहाजा चूंकि V इज इक्वल टू आर ओमेगा है, आर अब इस केस में कम हो गया, लिहाजा इसकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी पॉइंट P2 की वो लेस होगी V1 से, यानी पॉइंट P1 की जो लीनियर वेलोसिटी थी वो ज्यादा होगी, और जो पॉइंट P2 है जो कि सेंटर ऑफ डिस्क के करीब है, उसकी लीनियर वेलोसिटी कम होगी। और ये अगर आप कोई चीज रोटेट करते हुए देखें भी तो आपको आइडिया होगा। और बिल्कुल अगर इस पॉइंट को आप P2 को शिफ्ट कर दें, इसके ऊपर शिफ्ट कर दें, यहाँ पे शिफ्ट कर दें, यानी जहाँ पे ये रोटेट कर आप यहीं पे इसको ले आए, तो आप इसकी बिल्कुल लीनियर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आर जीरो हो गया है। और आपका जीरो होने की वजह से इस पॉइंट पी की जो लीनियर वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। तो ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हर पार्टिकल की सेम है ओमेगा, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है वो हर पॉइंट की चेंज हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, और इसका मैथमेटिकली फार्मूला बिल्कुल लीनियर वेलोसिटी की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे v की जगह अल्फा आया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ओमेगा आना चाहिए था। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे ओमेगा आएगा, बाद में मैं करेक्ट करके आपको सेंड कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक अपना कल वाले लेक्चर की बात याद आ गई। कल पावर जब मैंने बताया था, तो पावर की मैंने फार्मूला बताया था एफ डॉट बी, और वहाँ पे मैंने मिस्टेकली ये बता दिया था कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो ये डॉट प्रोडक्ट ही है। ठीक है, तो मुझे बाद में ख्याल आया था, तो मैंने कहा ये बाद में आपकी करेक्शन करवा दूंगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट ही है, क्योंकि ये फार्मूला जो डिराइव हुआ था वो वर्क डन पर यूनिट टाइम से हुआ था, और वर्क डन जो होता है वो एफ डॉट डी होता है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम है, ये वेलोसिटी बन गया, तो इस लिहाज से एफ डॉट बी। जी, आप एंगुलर एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे थे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपका आपका एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और इसकी डायरेक्शन भी अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसका यूनिट भी रेडियन पर स्क्वायर सेकंड, रेवोल्यूशन पर स्क्वायर सेकंड और डिग्री पर स्क्वायर सेकंड होता है। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपस में रिलेशनशिप देखा है v इक्वल टू आर ओमेगा, बिल्कुल इसी तरह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और लीनियर एक्सेलरेशन है, इसके जगह आप इसके साथ लिखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप है वो ये है, ए टी इक्वल टू आर अल्फा। कुछ लोग ये याद तो कर लेते हैं इक्वल टू आर अल्फा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो ए है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे इसको मैं डिस्क्रिमिनेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो तीन किस्म की एक्सेलरेशन होती है। एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसकी डायरेक्शन, और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि ये है, और तीसरा होता है एक्सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। ये डिफरेंट नाम लाजमी याद रखें करें, क्योंकि बाद क्वेश्चन के अंदर नाम चेंज होकर आ जाता है। आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ा होता है, वहां पे आ जाता है रेडियल एक्सेलरेशन, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या है। तो रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक ही चीज है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन है ये एक ही चीज है, और तीसरा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो अभी हम देखेंगे ये तीनों एक्सेलरेशन जो है वो कौन से एक्सेलरेशन होते हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। यानी जब भी कोई पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज करता है सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए, आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये बन रही है रेडियस के लॉन्ग। इस पॉइंट को अगर आप लें तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है, और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो लिहाजा किसी एक में भी चेंज आ जाए तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए तो भी हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, चाहे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए तो फिर भी हम कहते हैं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। तो फिलहाल हम बात करें डायरेक्शन की, मैग्नीट्यूड को अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है या नहीं हो रही। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड का चेंज होना जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। अगर सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये हो ही नहीं सकता कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ना हो, क्योंकि वो हर पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग द टेंजेंट लेनी होती है आपने। जी, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है उसका ताल्लुक जो है वो चेंज इन डायरेक्शन के साथ है। ये चेंज इन डायरेक्शन के साथ इसका रिलेशनशिप है। दूसरा, इट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग रेडियस ऑफ सर्कल, यानी ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स सेंटर होती है या अलॉन्ग द रेडियस होती है। इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सर्कुलर मोशन जब हो रही है तो समझ जाए कि वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाजमी है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होनी है, लिहाजा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी होना मस्ट है। दूसरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ताल्लुक है स्पीड के साथ, यानी जब स्पीड चेंज होती है सर्कुलर मोशन के दौरान, स्पीड चेंज होती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि अब
बॉडी के अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यानी अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और अगर स्पीड चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रही है तो फिर हम कहते हैं उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ये वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर ये पैरेलल होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर ये एंटी पैरेलल होता है। यानी कि अगर आपका पार्टिकल इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी पार्टिकल आगे जा रहा है इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, फिर एक्सेलरेशन इधर आएगा। ये जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं फिर रिपीट कर दूं, ये उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए अपनी स्पीड चेंज करता है। इसका डायरेक्शन के साथ ताल्लुक नहीं है, डायरेक्शन के साथ जिस एक्सेलरेशन का ताल्लुक है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। और इसके अलावा एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बॉडी का सेंट्रीपिटल यानी रेडियल एक्सेलरेशन लाजमी एग्जिस्ट करता है, लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए बॉडी का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जरूरी नहीं कि वो एग्जिस्ट करे, वो सिर्फ उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है। अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब है कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है, और अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो फिर आप ये देख सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो जब ये जीरो है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब आपका जीरो हो जाएगा आर अल्फा, तो अल्फा भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी डिड्यूस कर सकते हैं कि जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है यानी उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, तो फिर उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है, और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है वो भी क्या है, जीरो होता है। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ये अभी हम ऊपर चूंकि डिस्कस कर रहे थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर एक्सेलरेशन कराता है, इट इज इक्वल टू आर अल्फा। अच्छा, अब हम नेट एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि फर्ज करें एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा, यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही है। तो हमें पता है कि जब किसी भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है और उसकी जो स्पीड है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रही हो तो उस वक्त उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मस्ट है, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव करेगी तो डायरेक्शन का चेंज होना मस्ट है, लिहाजा उसके साथ जो एसोसिएटेड एक्सेलरेशन है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी रेडियल एक्सेलरेशन, तो वो तो मस्ट है। लिहाजा इसका मतलब है कि जब कोई पार्टिकल स्पीड चेंज करते हुए यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो फिर दोनों एक्सेलरेशन होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फिर हम नेट एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फिगर आप देख सकते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा जो टेंजेंट होता है उसके अलॉन्ग होता है यानी रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाता है, और सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसकी डायरेक्शन ये होती है। अब नेट एक्सेलरेशन अगर आपने देखना है तो उसका फार्मूला आपके पास ये बनेगा। वैसे भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को आप देखें तो ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी और ये आपका है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को आप ऐड ऐसे करते हैं कि पहले आप एक वेक्टर को ड्रा करते हैं, ये मैंने पहले ए टी ड्रॉ कर लिया, फिर इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल मिलानी होती है, तो लिहाजा अब ये हमारा जो ए सी वेक्टर है इसकी टेल मिलाई इसके हेड के साथ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब ये वाला जो वेक्टर है ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है या नेट वेक्टर आप कह रहे हैं ए एन ई टी, ये नेट एक्सेलरेशन को ये शो कर रहा है और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। और ये हमें पता है कि इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपके पास एक वेक्टर होता है, एक वेक्टर ए है और उसके आप दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट ए एक्स बनाते हैं और दूसरा कंपोनेंट ए वाई बनाते हैं, तो उसकी मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालते थे, एक मैग्नीट्यूड वो आप निकालते थे स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस ए वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। ये सेकंड चैप्टर का मैंने बेसिक फार्मूला लिखा है, तो बिल्कुल उसी को यूज करते हुए आपका ये ए कंपोनेंट ए टी है और दूसरा कंपोनेंट आपका ए वाई है, तो उस लिहाज से ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन है। इसके अलावा एंगल की अगर हम बात करें कि ये एंगल कितना बना रहा है, तो एंगल का पहले तो रेफरेंस चेक करें कि एंगल आप किस चीज के साथ देखना चाह रहे हैं। अगर तो आप एंगल देख रहे हैं नेट जो नेट एक्सेलरेशन है उसका आप एंगल देख रहे हैं विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वेक्टर के साथ अगर आप इसका एंगल देख रहे हैं तो फिर इसका एंगल बनेगा, ये ट्रायंगल को अगर आप फोकस करें, ये जो ट्रायंगल बन रही है ये, तो ये चूंकि एंगल बीटा दिया हुआ है, बीटा के सामने जो है ये आपका होता है परपेंडिकुलर, और बीटा एंगल के साथ जो अटैच साइड होती है वो हमारी होती है बेस। तो टेन थीटा यानी टेन बीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर आपका क्या बन रहा है, ये आपका ओ बी जो है ये परपेंडिकुलर है और ये ओ बी इक्वल है किसके, ए टी के इक्वल है, तो लिहाजा ए टी को ऊपर रखें डिवाइडेड बाई ये बेस आपकी ए सी है, तो इस तरीके से टेन थीटा हो गया, और टेन जो है वो दूसरी साइड पे इनवर्स हो जाएगा और इस तरीके से आपके पास जो बीटा एंगल आएगा वो आएगा टेन इनवर्स ए टी डिवाइडेड बाई ए सी। फिर बता दूं कि ये जो एंगल है ये आया है विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं आपका माइक अनम्यूट करने लगा हूं, जरा बताइएगा कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल आप फाइंड करें नेट एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे जी। सर वो ए सी ओवर ए टी आ जाएगा ना, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए सी ओवर ए टी, ए सी ओवर, ए टी हाँ जी, फिर डिवाइडेड बाई ए टी। ए सी ओवर ए टी आ जाएगा, बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए सी ओवर ए टी आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस फिगर को गौर से देखें तो ये टोटल एंगल 90 बन रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है ये 90 बन रहा है, तो जब आपने इसी फार्मूले के थ्रू बीटा कैलकुलेट कर लेना है तो आप 90 माइनस बीटा कर देंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप फार्मूला यही यूज करें
लेकिन बाद में आप क्या करेंगे, आप 90 में से इस बीटा को माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दोनों दोनों मेथड जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी आप अगर आप ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं नेट एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आप फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं सपोज इसको थीटा कह देता हूँ, तो वो आप ऐसे लिखेंगे फिर tan इनवर्स ऑफ ए सी ओवर ए टी, फिर ये आ जाएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ यही फार्मूला याद करना है, तो फिर थीटा कैसे आएगा, फिर थीटा आएगा 90 माइनस एंगल बीटा, यानी इस फार्मूले से आप जब बीटा फाइंड कर लेंगे तो 90 में से माइनस कर दें। बहरहाल मेरा मेन फोकस हमेशा यही होता है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, बिल्कुल रट्टा ना लगाया करें कि फार्मूले को रट्टा लगा दिया, जब थोड़ी बहुत सिचुएशन चेंज हो जाती है तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है कि अब क्या किया जाए। और एक सेंट्रीपिटल फोर्स का टॉपिक रह गया था, उसकी तरफ आते हैं आप। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके जो दूसरे नाम है रेडियल फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स। फोर्स क्या काम करती है, ये बेंड कर देती है किसी भी नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में। और ये तो अब मतलब 9th क्लास से शुरू हो जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जब भी को पाथ सर्कुलर पाथ में मूव, जब भी को बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो इसका मतलब है कि वो किस वजह से मूव कर रही है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो असल काम है वो बिल्कुल वो मैग्नेटिक फोर्स की तरह, जिस तरह मैग्नेटिक फोर्स जो है वो पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता, ना डिसलरेट करता है, जस्ट उसको डिफ्लेक्ट करता है। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये भी सिर्फ डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये पार्टिकल को एक्सेलरेट या डिसलरेट नहीं करती, जस्ट उसको डिफ्लेक्ट कर देती है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ए बॉडी कांट एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स के बगैर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। इसके अलावा ये भी बात याद रखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स बताते खुद कोई फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फोर्स इटसेल्फ, ये हमेशा किसी और फोर्स की वजह से प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकती है, जैसा कि आपका कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स आ कहां से रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लिहाजा वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स बताते खुद कोई फोर्स नहीं है, बल्कि जो कूलम फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो वाली फोर्स वहां पे रोल प्ले कर रही होती है बतौर सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली जब कोई कार है, व्हीकल्स है, कोई गाड़ी है, वो टर्न ले रही होती है रोड पे, तो उस वक्त भी उसे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है वो फ्रिक्शन की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अगर रोड और गाड़ी के टायर के दरमियान फ्रिक्शन ना हो, सफिशिएंट फ्रिक्शन ना हो, तो वो पार्टिकल, वो बॉडी, वो कार, वो व्हीकल, वो गाड़ी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर पाएगी, बल्कि वो स्किडिंग स्टार्ट कर देगी। स्किडिंग स्किडिंग आपको पता है कि जब फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है तो उस वक्त गाड़ी जो है वो विदाउट रोटेशन मूव करना शुरू कर देता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी जिस सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है उसके सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ये यानी इधर होती है, ये एफ सी की डायरेक्शन है। और इसके अलावा ये याद रखें कि सेंट्रीपिटल के फोर्स में से जो वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है, और इसकी रीजन ये है कि जो फोर्स होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और हमें वर्क डन का फार्मूले से पता है एफ डॉट डी, जब दोनों ये परपेंडिकुलर होते हैं तो cos 90 बन जाता है, एफ डी cos 90, और cos 90 जो है वो जीरो होता है। लिहाजा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी जो वर्क डन होता है वो भी हमेशा जीरो होता है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि सेंटीमीटर फोर्स, चूंकि हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो लिहाजा इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होनी चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म में इसको आप यूं लिख सकते हैं, एफ सी इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर आर ओवर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ये माइनस क्यों है, इसकी रीजन देखें। हमें पता है कि जो रेडियस की डायरेक्शन होती है, रेडियस की डायरेक्शन यहाँ से होती है, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा सेंटर से स्टार्ट किया जाता है रेडियस, तो रेडियस की डायरेक्शन ये होती है, ये पॉइंट पी आप ले लें तो ये रेडियस आर है। अब चूंकि सेंटीमीटर फोर्स की डायरेक्शन होती है टूवर्ड सेंटर, तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो लिहाजा हम यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर लगाते हैं, लेकिन साथ हम क्या लगाते थे, माइनस भी लगाते थे, यानी कि रेडियस के अपोजिट डायरेक्शन होती है इसकी सेंटीमीटर फोर्स की। इसके अलावा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, ये वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होता है, क्योंकि फोर्स होती है एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ सी जो है वो इक्वल होता है एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए जो है वो वी स्क्वायर ओवर आर है, और ये सेंटीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन है जो वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल है। सेंटीपिटल फोर्स की अगर आप कुछ और फॉर्म देखना चाहें तो आप बेशुमार इसकी फॉर्म बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके आप जितनी मर्जी इसकी फॉर्म बनाते जाएं। जैसा कि एक फॉर्म हम ऐसे बना सकते हैं कि चूंकि फार्मूला एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो वी की जगह आप लगा दें आर ओमेगा, तो एफ सी बन जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, डिनोमिनेटर वाला आर कट जाएगा तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अगर आप ओमेगा की जगह जो है वो टू पाई एफ पुट कर दें तो आपके पास एक नया फार्मूला बन जाएगा, और फ्रीक्वेंसी की जगह अगर आप वन बाई टी पुट कर दें तो एफ सी जो है वो टी में चली जाएगी। और अगर आप इसी फार्मूले के अंदर ये एम वी स्क्वायर ओवर आर की जगह अगर आप एम वी की जगह जो है वो पी पुट कर दें, यानी एम से मल्टीप्लाई भी करें और एम से डिवाइड भी करें, तो ये बनेगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम आर। अब ऊपर आपका मोमेंटम का स्क्वायर बन जाएगा, और इसी तरह अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर बनेगा, यानी एम वी स्क्वायर इसको 2 से डिवाइड भी करें और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइडेड बाई आर, तो ये अब आपका क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो इस तरीके से सेंटीमीटर फोर्स के अंदर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, दूसरी सिंपल लीनियर फ्रीक्वेंसी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, टाइम पीरियड इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, मोमेंटम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं।
ये मैंने बतौर वैसे असाइनमेंट छोड़ा था, लेकिन बता दिया है, खुद कर लीजिएगा। बैंकिंग ऑफ रोड आउटर एज को जो आप ऊपर उठा देते हैं जब भी कोई गाड़ी टर्न ले रही होती है रोड के ऊपर, जब टर्न आता है उस वक्त क्या किया जाता है, रोड रोड का जो आउटर एज है उसको उठा दिया जाता है, थोड़ा रेस कर दिया जाता है कुछ एंगल से, ताकि गाड़ी जो है वो उल्ट ना जाए और अपनी जो मोशन है वो कंटिन्यू रखे। अब वो, अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी जो है वो मूव करती रहे, बगैर उल्टे मूव करती रहे, तो कितनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करे ताकि गाड़ी जो है वो उल्टे ना और अपनी मोशन को कंटिन्यू करे, तो वो फार्मूला वी इक्वल टू अंडर रूट जी आर टेन थीटा। और ये थीटा वो एंगल है जिसे आपने आउटर एज ऑफ द रोड रेस किया हुआ है। जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और आर जो है वो सर्कुलर पाथ, यानी ये अगर इस तरह रोड जो है बेंड हो रहा है, तो अगर इसको आप सेंटर मान लें तो ये इसका रेडियस आर बनता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मोशन इन वर्टिकल सर्कल, यानी कोई पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है इस तरह, तो मिनिमम वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो ताकि वो बॉडी जो है वो अपनी सर्कुलर मोशन को सस्टेन रख सके। तो एक जनरल फार्मूला है किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने का, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला अंडर रूट थ्री जी आर प्लस टू जी आर कॉस थीटा। और ये थीटा किधर आपने लिया हुआ है ये देखें, ये आपने रेफरेंस एक्सिस लेना है। अगर पॉइंट पी वन यहाँ पे है तो ये एंगल इसके दरमियान है, और अगर पॉइंट पी यहाँ पे आ गया पी टू, तो फिर ये एंगल है जो कि 90 डिग्री बन जाएगा। और एंगल अगर पॉइंट पी थ्री जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो फिर आपका एंगल जो है वो 180 बन जाएगा। और अगर पॉइंट पी फोर जो है वो लोएस्ट पोजीशन पे है, तो फिर चूंकि यही एक्सिस है और इधर ही आपका पॉइंट भी आ गया, तो लिहाजा एंगल अब जीरो हो जाएगा। तो ये डिफरेंट एंगल पुट करने से आपको मिनिमम वेलोसिटी मिल जाएगी कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और वो कितनी होती है। अमूमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे और लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाती है, तो मैंने इनके वैल्यू पुट करके एंगल की वैल्यू पुट करके वो वेलोसिटी निकाल ली है। लोएस्ट पॉइंट पे जो एंगल जो मिनिमम वेलोसिटी आती है वो अंडर रूट फाइव जी आर आती है, वहाँ पे उसका थीटा जो है वो जीरो हो चुका होता है। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आती है वो आती है अंडर रूट जी आर, और उस वक्त एंगल जो होता है वो 180 आपका बन चुका होता है। तो ये दो एंगल जो है, ये दो वेलोसिटी जो है वो आपने मस्ट याद रखनी है। इसके अलावा हाईएस्ट पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो बैलेंस हो रही होती है वेट के साथ, तो ये आप यहाँ से भी मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा वर्टिकल सर्कल ऐसी है जैसे बचपन में आप लोग कोई चीज लेके तो अपने बाजू के साथ घुमाना शुरू कर देते हैं, तो वो वर्टिकल सर्कल ही बनता है। अमूमन दूध वाली बाल्टी या इस तरह की जो चीज होती है उसको घुमाया जाता है अपने हाथ के साथ, तो वो वर्टिकल सर्कल होता है। अच्छा, अब अगर टेंशन आपने देखनी, इसी तरह एक पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो हम डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन देखेंगे कि अगर आप इसको स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ उस पार्टिकल को, एक स्टोन है, सपोज स्टोन है, पत्थर, उसको आपने एक स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है और वर्टिकल सर्कल में मूव करवा रहे हैं, तो हम डिफरेंट पॉइंट पर उसकी टेंशन देखेंगे कि जो स्ट्रिंग है वो उसमें कितनी टेंशन है। जिस तरह पीपीएससी में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करें। ठीक है, तो जिन लोगों ने ये टॉपिक बुक में तो नहीं है, जो एफएससी की बुक में ये टॉपिक नहीं है, तो स्किप हो गया फिर। बहरहाल, तो डिफरेंट पॉइंट के लिए आपका जनरल जो फार्मूला याद रखना है वो है टेंशन इज इक्वल टू सेंटीमीटर फोर्स प्लस एम जी कॉस थीटा। और थीटा बिल्कुल फिर वही है कि आपने ये वाला जो एक्सिस है इसको आपने रेफरेंस मानना है और इसके साथ आपने एंगल लेना है, यानी ये रेफरेंस है, इसके साथ आपने एंगल लेना है, ये थीटा। तो एट एनी पॉइंट आपने टेंशन इस तरह फाइंड कर लेनी है, टी इक्वल टू एफ सी प्लस एम सी कॉस थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पे, यानी ये जो पॉइंट पी वन है ये मूव करते करते यहाँ पे आ गया है, इसको हम पी टू कह देते हैं, तो अब ये यहाँ पे चूंकि पहुंच चुका है, तो अब एंगल आपका जो है वो 180 हो जाएगा, लिहाजा कॉस 180 जो है वो माइनस वन होता है, और इस तरीके से टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट कितनी आ जाएगी, एफ सी माइनस एम जी। और लोएस्ट पॉइंट पे चूंकि एंगल जीरो हो जाता है, ये लोएस्ट पॉइंट है, तो बिल्कुल वही लाइन, तो अपने आप के साथ जो लाइन एंगल बनाती है वो जीरो बनाती है, तो कॉस जीरो वन हो जाता है, लिहाजा लोएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन इन स्ट्रिंग आएगी वो एफ सी प्लस एम जी आएगी। तो जनरल फार्मूला हमेशा याद रखा करें, बाकी आप इससे कोई भी किसी भी पॉइंट पे टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी था कि वर्टिकल मोशन जो है वो कंटिन्यू रहे, वो हमने डिफरेंट फार्मूले देख लिए। और इसी तरह अगर आपने कोई स्ट्रिंग के साथ किसी स्टोन को बांधा हुआ वर्टिकल सर्कल में आप उसे मूव करवा रहे हैं, तो फिर डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन के लिए हमने फार्मूले देख लिए कि हाईएस्ट पॉइंट पे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एंगल भी मैंने मेंशन कर दिए, और एंगल पुट करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए। बाकी असाइनमेंट आप लोग कोई नहीं कर रहे, एक दो कैंडिडेट्स हैं जो सबमिट करवा देते हैं, बाकियों के पास शायद टाइम नहीं है, या उन्हें समझ नहीं आती, या वो करना नहीं चाहते। आई डोंट नो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है। बारह चीजें करने से ही बंदे का जो माइंड है, जो विजन है वो ब्रॉड होता है। चीजें किया करें, इतनी लंबी चौड़ी मैं देती को नहीं, दो दो तीन तीन लाइनों का काम होता है जो मैं आपको देता हूँ। ये आप करेंगे आपको मजा भी आएगा, इंजॉय करेंगे, और जो आपका एक जेन का लेवल ब्रॉड होगा वो आप खुद देखेंगे कि आप लोगों का माइंड लेवल जो है वो कितना